गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी UPSI एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की सीरीज। इस सीरीज़ के अंदर अब तक हमारे कुल मिलाकर के 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेट नंबर 9। हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और साथ साथ के अंदर हम कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं। आज की जो सीरीज़ का लेवल है वो आप पाएंगे कि पिछले जितने भी सेट्स हुए हैं उनकी कंपैरिजन में काफ़ी हाई है। तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सीरीज़ का लेवल भी बूस्ट कर रहे हैं। इन सब की PDF आपको वासु स्टडी IQ अपना टेलीग्राम का चैनल है यहाँ पर मिल जाएगी। एग्ज़ाम रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हैं, किसी भी टाइप के डाउट हैं, या PDF भी नहीं मिल रही है, क्लासेस के लिंक नहीं मिल रहे हैं पुराने, तो उन सब के लिए आप वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। इन सब की PDF जो प्रिंटेबल फॉर्म में, 2 टाइप की PDF आपको मिलती हैं। प्रिंटेबल फॉर्म में PDF जैसे ही अपने 10 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे वो मिल जाएगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इन सब का प्रिंट निकलवा करके एक बार फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन का अपना पहला सवाल। हमेशा की तरह ही आपके पास इस सवाल को सोल्व करने के लिए 30 सेकंड का टाइम है। जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करें। एक अच्छा सवाल है, हालांकि सवाल आसान है लेकिन फिर भी इसकी अप्रोच जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। देखिए भी क्या कहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इसने आपसे कहा कि वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 650 से गुणा करने पर 560 का गुणज मिल जाए। आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि जिसे हम लोग किसे मल्टीप्लाई कर दें, 650 से। 650 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 560 का मल्टीपल मिल जाए। इस बात को थोड़ा आसान भाषा में अगर आप समझेंगे तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि भाई 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि मुझे 30 का मल्टीपल मिल जाए। तो इसका मतलब आपको क्या कहना है, सीधे सीधे आप ये कहोगे कि 5 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि इसके अंदर किसका डिवीजन चला जाए, 30 का। तो फिर यहाँ पर ऑल ओवर कंक्लूजन क्या होगा कि भाई आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अपने आप में 30 बन जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है, आपको यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है, इसका बेसिक समझते हैं हम लोग, फिर सवाल अपना आसान हो जाएगा। आपको ये भी कह सकता है कि भाई 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि जिससे आपको 30 का मल्टीपल मिल जाए। तो सीधी सी बात है कि आप 8 को एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे कि मल्टीप्लाई करने पर उसमें 30 का भाग चला जाए। एक जवाब आपका ये हो सकता है कि सर हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, x की जगह 30 रख दें। बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। x की जगह 60 रख दें तो भी कोई समस्या नहीं है। x की जगह 90 रख दें तो भी कोई सही बात है आपकी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस हिसाब से क्वेश्चन के सॉल्यूशंस जो हैं वो आप नोट कर पा रहे होंगे, कई सारे हो जाएंगे, अनंत संभावनाएं आपके पास बन जाएंगी क्योंकि संख्याएं भी आपके पास अनंत है। इसलिए एग्जाम में जब सवाल पूछता है तो टारगेट किसको करता है, लघुत्तम संख्या या फिर स्मॉलेस्ट नंबर, कि भी छोटी से छोटी कौन सी संख्या हो सकती है। तो इसके लिए आपको दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग ये लगाओ कि भाई 30 किससे बनता है। तो आप कहेंगे कि सर 30 बना सकते हो 3 गुणा 5 गुणा 2 से, 3 इंटू 2 इंटू 5 से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। 8 को अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है। तो आपका एक काम तो हो चुका है कि ऑलरेडी हमारे पास 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। तो फिर किसका करें भाई, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 3 का, मतलब इसको आप 15 से गुणा कर दोगे। जैसे ही आप 8 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा आपका, 120। और 120 के अंदर आप देख पा रहे हैं कि 30 का डिवीजन पूरा पूरा चला जाता है। छोटे सवाल में हमने बात को समझ लिया है। अब जो हमारी एग्जाम का क्वेश्चन है उसके अंदर हम इसको अप्लाई भी कर ले जाते हैं। देखो ध्यान से समझना कि 560 को पहले तो हम लोग ब्रेक करते हैं। 560 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 10 का तो गुणा आपको सीधे सीधे दिख रहा है 56 में।
56 को भी अगर आप ब्रेक करें तो 8 गुणा में 7 आप इसे लिख सकते हैं। चलो, एक बात तो ये समझ में आ गई कि भाई 0 इसके पास भी है, 0 इसके पास भी है, तो 0 का तो मल्टीप्लाई नहीं करना। आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, 65। इसे और ज़्यादा ब्रेक करेंगे तो ये क्या है, 13 गुणा में 5 है। और इस संख्या को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि उसमें 8 गुणा 7 का डिवीज़न लग जाए। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि भाई इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, 56 से। 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो फ़ायदा क्या होगा, ये वाला नंबर आपका इस वाले से कैंसिल आउट होगा, तो 56 हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट रिजल्ट। एग्जाम अप्रोच की बात कर लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पर अगर आपकी डेवलप हो गई है तो मेरे ख्याल से इतना डिटेल में जाने की नीड नहीं थी। क्या करते, 650 से मल्टीप्लाई करना है नंबर को, 560 का डिवीज़न। तो फिर आपने ऑब्जर्व किया कि भाई दोनों के पास 0 तो है ही, तो ये तो हटा ही दो। अब सवाल ऐसे रह गया कि 65 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसमें 56 का डिवीज़न लग जाए। 65 को आपने ब्रेक करके देखा तो आपने पाया कि ये 5 गुणा में 13 है। 56 को अगर आप और ब्रेक करेंगे तो 8 गुणा 7 लिख लो, इजी रहेगा। अब आप पा रहे हैं कि यहाँ पर 13 और 5 है और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि 56 के अंदर डिवीज़न चला जाए, तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे नंबर को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 56 से, तभी जा कर के ये क्या होगा, आपका 56 का मल्टीपल हो पाएगा। तो एग्ज़ाम के अंदर अगर आप ठीक सोच पाते हैं, और अगर मैं इस पर्टिकुलर सवाल की ही बात करूं तो बिल्कुल आप इसे माइंड में डील कर सकते हैं, लेकिन आपका बेसिक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा, ये भी आप एक ठीक सवाल के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। अगेन आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है, जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करें। चलिए भाई डिस्कस करते हैं क्या कहा इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर। कुछ निश्चित वर्षों में 5,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 45,000 रुपये हो जाती है। उसकी आधी अवधि में, हाफ टाइम में 5,000 रुपये कितने हो जाएंगे। ऐसे सवालों के लिए एक बात हमने सीखी थी कि सबसे पहले तो आप क्या करें, इसका रेशियो फाइंड करें। किसका, 5,000 और 45,000 का। इन दोनों का रेशियो आप फाइंड करेंगे, इससे कैंसिल आउट हो गया। 5 से फिर काटोगे तो 1 बार, और यहाँ पर कितना हो गया, 9 बार लिखा जा सकता है। ये हमें नहीं पता ये कितने टाइम के अंदर हुआ है, ये मैं मान लेता हूँ 2t टाइम के अंदर हुआ है। और आपसे इसने क्या कहा है कि भाई इसके आधे टाइम, इसका आधा करोगे तो t टाइम हो जाएगा। जब मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था तो ये बात कही थी कि जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला है जिसमें आप क्या लिखते हो, अमाउंट इक्वल्स टू में प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन में 100 टू दी पावर t। जब भी कभी आप टाइम को हाफ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, पावर अगर 2 है उसको 1 करना है तो आपको क्या करना पड़ता था, यहाँ पर अंडर रूट करना पड़ता था। अगर यहाँ पावर 4 है उसकी आप आधी करोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको अंडर रूट करना पड़ेगा। यहाँ अगर टाइम आपका 6 साल दे रखा है, अगर आपको हाफ टाइम के लिए फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट। सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी करनी पड़ेगी। सवाल को आसान भाषा में ले लो, किसने कहा है कि आप कुछ पर्टिकुलर ही मानो, आप मान लो 2 साल में इतना हुआ है, इससे आधे टाइम में करना है, 1 साल में कितना होगा तो अंडर रूट कर दिया, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 3। कि अगर आप किसी को 1 रुपये उधार देंगे तो वो 1 साल के अंदर कितना हो जाएगा, 3 रुपये, और 2 साल के अंदर कितना हो जाएगा, वो 9 रुपये। असल में आपका पैसा कितना है, असल में आपका पैसा है यहाँ पर 5,000, और ये हो कितना जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि ये आपका 15,000 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब समझ आ गई है तो किस पर डील करना है, एग्जाम अप्रोच पर। आपने सवाल को देखा तो तुरंत जो हमने बेसिक्स के अंदर कवर किया था कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर,
वो बात आपको ध्यान आनी चाहिए कि भी 5,000 की राशि 45,000 हो रही है, आधी टाइम की बात कर रहा है, इसका मतलब अंडर रूट करना होगा। सीधे अंडर रूट करोगे चैलेंजिंग होगा, 5,000 का क्या अंडर रूट करोगे, तो बेटर क्या रहता है, रेशियो ले लेते हैं। 3 जीरो से आपके 3 जीरो खत्म, 5 और 45 1:9 हो गया। अंडर रूट करोगे तो आपके पास जो रेशियो मेंटेन होगा वो कितना होगा, 1:3। इसका मतलब अगर आप किसी को 1 रुपया उधार देंगे तो इस पर्टिकुलर टाइम में वो 3 गुना हो जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा। असल में आप कितना पैसा उधार दे रहे हैं, तो आप उधार दे रहे हैं 1 ना दे करके 5,000, 3 गुना इसका कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15,000। जिस बच्चे के बेसिक्स ठीक हैं तो मेरा एक अनुमान है कि वो बच्चा इस सवाल को भी माइंड में कर सकता है। रीज़न क्या है, 1:3 आपने निकाल लिया। इसके बाद जो अगला पार्ट है हमारी कैलकुलेशन इस सवाल में कुछ है ही नहीं, 1 से 3 करना है, 5,000 से 3 गुना कर दोगे 15,000 हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा, अगेन आपके पास यहाँ पर 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से आप इसको अटेम्प्ट करें। चलिए भाई डिस्कस करते हैं क्या कहा इसने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। ए सेंटीमीटर भुजा के एक घन, एक आपके पास क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, ए सेंटीमीटर वर्ग आधार के एक पिरामिड है जिसका बेस आपका क्या है, एक स्क्वायर, और उसकी ऊंचाई भी आपको कितनी दे रखी है, ए सेंटीमीटर, उनके आयतन का अनुपात। अब काम की बात सुनो कि मैंने आपको क्या सिखाया था, मेंसुरेशन 3D के अंदर मैंने आपको एक काम की बात सिखाई थी, वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस हिसाब से हमने सीखा था, वॉल्यूम हमने कंसेप्ट के हिसाब से डील किया था कि एक बार अगर आप वो वाला वीडियो देख लेंगे जो रेलवे सीरीज का पहला ही वीडियो है, तो मेरे ख्याल से जीवन भर आप कोई भी आपसे पूछ ले कि वॉल्यूम इस पर्टिकुलर का क्या होगा, आप बिल्कुल बता देंगे। वहाँ हमने क्या सीखा था कि असल में जो आपका वॉल्यूम होता है वो लिखा जाता है n इंटू में बेस एरिया इंटू में हाइट। ये बात हमने पढ़ी थी, ठीक है। अगर जिस बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे भले ही पिरामिड उसने जीवन में भी नहीं पढ़ रखा, लेकिन फिर भी वो कॉन्सेप्ट के थ्रू इसका वॉल्यूम बता सकता है। फिर हमने देखा था जो भी शेप आपकी नीचे से ऊपर तक एक जैसी है, एक बार के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो भी शेप आपकी नीचे से ऊपर तक एक जैसी होती है उनके लिए n की वैल्यू 1 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्यूब आपका नीचे से ऊपर तक एक जैसा होता है, क्यूबॉइड जो है आपका वो भी नीचे से ऊपर तक एक जैसा होता है, सिलेंडर जो आपका होता है वो भी आपका नीचे से ऊपर तक एक जैसा होता है, और जो आपका प्रिज्म है वो भी नीचे से ऊपर तक एक जैसा होता है। घन, घनाभ, बेनलन और प्रिज्म, इनके लिए तो n की वैल्यू क्या थी, 1। फिर n की वैल्यू आपके पास 1/3 थी। ऐसी शेप जिनके अंदर स्लांट हाइट मौजूद होती है, किस में होती है भाई, कोन के अंदर होती है, और किस में होती है, पिरामिड के अंदर ये मौजूद होती है। पिरामिड हो गया था। n की वैल्यू 2/3 काम में लेते थे जिनके अंदर क्या होता है, एक कर्व मौजूद होती है, जैसे कि आप देखते हैं स्पेयर के अंदर, जैसे कि आप देखते हैं हेमी स्पेयर के अंदर। ये सब हमने डिस्कस किया था। तो इसी वजह से देखो जो आपके पास एक क्यूब होता है उसका बेस कैसा होता है, एक स्क्वायर के जैसा, तो बेस एरिया a², इसकी हाइट a हो जाती है तो वॉल्यूम a² इंटू a क्यूब लिखा जाता है। पिरामिड की बात करोगे तो ये क्या होता है, नीचे से ऊपर तक एक पॉइंट पर जाकर मिल जाता है, तो इसमें क्या है, एक स्लांट हाइट आपके पास मौजूद है, तिर्यक ऊंचाई मौजूद है, तो n की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, 1/3। बेस एरिया एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है आपको, a दे रखी है, तो बेस एरिया a², हाइट कितनी आपकी a। तो तुरंत के तुरंत यहाँ से आप क्या कर सकते थे, सीधे सीधे वॉल्यूम आप लिख सकते थे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मेरे ख्याल से आपको देख लेना चाहिए। अब हम डील कर लेते हैं अपने सवाल को।
क्यूब का वॉल्यूम क्या लिखोगे, ए का क्यूब, बेस एरिया इंटू हाइट, वैसे सीधे भी ध्यान है। इसका क्या लिखोगे, 1/2 1/3, बेस एरिया एक स्क्वायर है, ए स्क्वायर इंटू में हाइट इसकी ए है, ये इससे कट गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली रिजल्ट जो हमारा वो क्या निकल के आ जाएगा, 3:1। और यहाँ वॉल्यूम 3D के अंदर मैंने आपको इसके अलावा भी एक काम की बात ये बताई थी कि टेबल होती है एक आपकी, किसकी, रेडियस की, और उस टेबल का यूज जिस बच्चे को आता है तो वो क्या है, कुछ कुछ सवाल इस टाइप के होते हैं जिनको वर्बली टिक कर देता है। कुछ बच्चे तो क्या करते रहते हैं, उसके अंदर ये लिखते हैं 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, ये करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। टेबल जिस बच्चे को पता होती है वो सीधे सीधे हिट भी कर दे जाता है। जैसे मैं कहूँ एक एग्जाम्पल, आपको कहा कि एक सर्कल है ये वाला, और इसकी जो सरकमफेरेंस है वो 88 है, इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया 616 हो जाएगा। अब एक बच्चा क्या करेगा, 2πr लिखेगा, 88 से रिलेट करवाएगा, आर की वैल्यू निकालेगा, 14 होगी, फिर πr² निकालेगा। जो बच्चा यहाँ पर 30 से 40 सेकंड के अंदर काम कर रहा है और आपने इस बात को जज कर लिया कि भाई इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपका काम मेरे ख्याल से पलक झपकते ही हो गया। 88 जैसे ही आपने सुना तुरंत मन में आ गया कि 616 एरिया होगा। तो सवाल रीड करके जस्ट ऑप्शन की तरफ आपको मूव करना था। चलिए भाई, उम्मीद है आप वो वीडियो देख लेंगे। अगला सवाल देखना, सेट थ्योरी का एक सवाल है, अगेन आपके पास 30 सेकेंड है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि मामला क्या है। चलिए भी देखना जरा इसने क्या कहा आपसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, कि मान ले ए और बी एक ही व्यापक समुच्चय है, एक व्यापक समुच्चय में दो समुच्चय हैं, तो ए माइनस बी। आपके पास क्या है, ए और बी दो सेट हैं, सेम जनरल सेट के ये पार्ट है, ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। एक तो इसकी जो पूछने की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी कलिष्ट है। ओरिजिनल सवाल ये हिंदी के अंदर था, इंग्लिश वाला इसका ट्रांसलेशन है, ठीक है। सेट थ्योरी को मतलब कई एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं और आपकी एग्जाम में तो आ ही रहा है, तो मैं कोशिश करता हूं कि एक वीडियो हम लोग डिस्कस कर लें सेट थ्योरी पर जो अपने काम का है, ठीक है। इसके अलावा जो लेवल के सवाल हैं सेट थ्योरी पर वो CDS पूछता है, और भी स्टेट लेवल पर कई एग्जाम्स होती हैं, जैसे स्टेट PSC के जो एग्जाम है, कुछ स्टेट में सेट थ्योरी पर सवाल आते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर दो संभावनाएं अपने पास हो जाती हैं, ठीक है। दोनों ही संभावनाओं पर चर्चा करते हैं कि एक संभावना ये हो सकती थी कि ये आपका एक सेट ए है और ये वाला जो है आपका एक सेट यहाँ पर आपके पास बी है, ठीक है। इसमें एक एक करके मैं आपको बात कह देता हूँ कि मान लो इसमें मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, दोनों अलग अलग हैं तो कॉमन तो कुछ होगा नहीं इनके अंदर। इसमें वैल्यू मैं मान लेता हूँ 7 है, 10 है और मेरे पास क्या है 11। अब इसने आपसे क्या कहा, a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या होगा, a में से वो सारी की सारी वैल्यू आप निकाल दोगे जो b के अंदर है। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ a बचा, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मामला क्या है। अगर मैं यहाँ पर b माइनस ए कर देता तो सेट थ्योरी के अंदर क्या चलता है, b में से a की जितनी भी कॉमन वैल्यू है हटा दो, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रिजल्ट क्या बचेगा यहाँ पर b। अब थोड़ा बहुत अगर आपने सेट थ्योरी नहीं पढ़ रखा है तो ये सवाल ऊपर से चला जाएगा। छोटा मोटा पार्ट भी अगर आपने पढ़ रखा है तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपके लिए इजी हो जाएगा। तो एक संभावना तो ये बनती है जिसके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, केवल ए, ठीक है। एक दूसरी संभावना पर और चर्चा कर लेते हैं। सेकंड नंबर पार्ट भी अपना हो सकता है क्या, जब दोनों के दोनों जो सर्कल हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ए के अंदर मैं वैल्यू मान लेता हूं कि 1, 2 और 3 थी। 3 जो है वो दोनों में ही कॉमन है और यहां पर इसके पास वैल्यू कितनी है, 10 और 11 है, ठीक है भाई। तो यहां से अगर हम लोग इसे डिस्कस करें तो इसने क्या कहा था, a माइनस बी। सेट थ्योरी में क्या होगा,
ए की जितनी भी वैल्यूज हैं 1, 2 और 3, उनमें से जो भी बी के अंदर कॉमन पड़ रही है उनको हटा दो। बी की ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनको साइड में कर दोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, क्योंकि 3 तो दोनों में कॉमन है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास ये वाला एक पार्ट बचेगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इस पार्ट का रिप्रेजेंटेशन इसके थ्रू किया जा सकता है, लेकिन इसमें उसने एक बात गलत लिख दी। असल में उसे क्या लिखना चाहिए था? ए इंटरसेक्शन बी नोट। बात को थोड़ा ध्यान से समझना क्या कहती है ये बात। बी का मतलब तो ये हो गया, ये वाला सर्कल हो गया। बी नोट का मतलब क्या हो गया? इस सर्कल के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं। तो भाई इस सर्कल के अलावा जो वैल्यूज हैं बी वाले के, वो वैल्यूज तो ये वाली है, ये वाली है। तो बी नोट की वैल्यू ये हो गई। ए की पूरे की वैल्यू क्या है? ये वाली। और इन दोनों के अंदर ये साइन किसका है? कॉमन का। यूनियन का मतलब क्या होता है? और इंटरसेक्शन का जो मतलब होता है वो क्या रहता है आपका? आम भाषा में कहे तो आपकी जो कॉमन वैल्यूज है। तो इसका मतलब ये हो गया। तो यहां से इस टाइप का अगर आपके पास सेट होता तो ये आंसर ना होकर के आंसर हो जाता ए इंटरसेक्शन बी नोट। ठीक है भाई। तो इस पर्टिकुलर सवाल की बात हम लोग करें तो उसने लैंग्वेज को बस थोड़ा सा यहां पर घुमाया था, व्यापक समुच्चय। ठीक है। तो सेट थ्योरी जब हम लोग पढ़ेंगे तभी इसके ऊपर डिटेल में चर्चा कर पाएंगे, और ये भी समझेंगे कि सवाल की लैंग्वेज अगर प्रॉपर नहीं देता है तो फिर क्या कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन बन रहे हैं उनमें से केवल और केवल आपका सी करेक्ट हो सकता है, और वो भी कब? जब आपका इस टाइप का डायग्राम बनता है। ठीक है। मुझे उम्मीद है सेट थ्योरी हमें पढ़नी ही पड़ेगी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना आज की क्लास के अंदर कि सच में आपको सेट थ्योरी की नीड है या नहीं है। इतने से ही काम चल जाएगा जो पुराने सवाल पूछे गए हैं। चलिए भाई अगला सवाल देखना जरा, बड़ा ही नॉर्मल सा सवाल है। 20 ही सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप इसको अटेम्प्ट कर दें क्योंकि 30 सेकंड के लायक सवाल है नहीं। चलिए भाई देखो, इसने क्या कहा? राम जिस काम को 8 दिन में करता है, रावण उसी काम को 10 दिन में करता है। अगर दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन तक करते हैं तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करें। ये नाम मैंने नहीं चूज किए हैं, एग्जाम में पूछा ही गया सवाल है, आप ही की एग्जाम से उठाया गया सवाल है। तो देखना जरा इसने क्या कहा। सीधे सीधे हम लोग कह लेते हैं कि एक आपके पास राम है, राम 8 दिन में करता है। फिर बात करें हम लोग रावण की, रावण क्या करता है भाई? इसको 10 दिन में करता है। 10 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 40 हो जाएगा। राम की इफिशियंसी कितनी होगी? 40 लड्डू खाने हैं, राम 8 दिन में खा लेता है तो हर रोज 5। रावण की बात करें 40 लड्डू खाने हैं, 10 दिन में खाता है, हर रोज कितने? 4। अब इसने क्या कहा? दोनों ने मिलकर के कितने दिन तक काम कर लिया? 3 दिन तक। हर रोज कितने लड्डू खाते हैं भाई? 9 लड्डू खाते हैं। 5 एक आदमी खाता है, 4 एक खाता है। 3 दिन में कितने लड्डू खा लेंगे? 27। अब आपसे पूछा है कि बचे हुए काम का पार्ट आपको बताना है। तो टोटल हमारे पास जो वर्क था वो कितना था? 40 था। 27 कर लिया है, इसका मतलब हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ से टोटल वर्क 13 लिखा जा सकता है। अब क्या इतना डिटेल में एग्जाम में करने की नीड होती है? बात को ध्यान से समझना। एग्जाम हॉल के अंदर इतना डिटेल में करने की नीड नहीं है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका बेसिक ठीक नहीं होता। क्या करते? 8 और 10 का एलसीएम 40 हो गया, तो टोटल काम आपने सीधे सीधे कितना मान लिया? 40 वर्क है। 40 लड्डू खाने हैं। राम हर रोज 8 खाएगा, 8 दिन में खाता है तो हर रोज 5। वो 10 दिन में खाता है तो हर रोज कितने? 4 लड्डू खाएगा। तो दोनों मिलकर के 9 लड्डू खा रहे हैं। 3 दिनों के अंदर 9 गुणा 3 27 लड्डू खा लेंगे, तो कितने बच गए? 40 में से 13 बच गए। तो आपका ये रिजल्ट हो जाएगा 13/40। सवाल ऐसा था कि विद इन सेकेंड्स में आप इसे कंप्लीट कर सकते थे। अब ये वाला सवाल है, मुझे लगता है कि एक बार आप एटलीस्ट इसकी ट्राई तो कर ही लें। हालांकि 40 सेकंड ले लो भले इसको, लेकिन थोड़ा लंबा है, डिस्कस करना ही पड़ेगा। एक बार पढ़ के ही देख लो। चलो 30 सेकंड का टाइम है, ध्यान से पढ़ लो।
ठीक है। इंग्लिश वाले तो स्पेशली इसको पढ़ ही लेना, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रॉल करके उसे ऊपर रखना पड़ेगा। चलो भाई देखना जरा इस सवाल में इसने क्या कहा। इसने कहा कि एक खेल स्पर्धा में 80 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, सभी खिलाड़ी कम से कम एक खेल, एटलीस्ट एक खेल के अंदर तो पार्टिसिपेट करेंगे। खेल क्या है आपके पास? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, बाधा दौड़, हर्डल रेस, और फिर आपके पास लंबी कूद मतलब लॉन्ग जंप। 40 और 54 खिलाड़ी क्रमशः आपके लॉन्ग जंप लंबी कूद के अंदर हैं और बाधा दौड़ हर्डल रेस के अंदर भाग लेते हैं। 14 ने जेवलिन थ्रो भाला फेंक में और लंबी कूद में कंबाइंड भाग लिया है। 24 ने लंबी कूद और बाधा दौड़ लॉन्ग जंप और हर्डल रेस में भाग लिया है। 10 ने भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, बाधा दौड़ और हर्डल रेस के अंदर पार्टिसिपेट किया है। 8 ने सभी खेलों में पार्टिसिपेट किया है। अब इनके अंदर आपसे पूछा है कि केवल भाला फेंकने में, ओनली जेवलिन थ्रो के अंदर कितने लोगों ने, फिर एक बात कही भाला फेंक और बाधा दौड़ परंतु लंबी कूद नहीं। तो इस सवाल को रीड करते ही मन में एक विचार तो ये आता है कि ये जो सवाल है सीधे सीधे किसका बनेगा? आपका वेन डायग्राम का। तो वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। तो वेन डायग्राम अगर आप बनाओगे तो देखना जरा, 3 टाइप के गेम्स हैं आपके पास। एक सर्कल ये बना लेते हैं, एक सर्कल हम ये बना लेते हैं और एक सर्कल हम ये बना लेते हैं। 3 सर्कल हो गए, इनको करना है फिल। सबसे पहले इनका नाम कर देते हैं। तो आपके पास कौन कौन से खेल हैं? भाला फेंक, तो मैं इसे कह देता हूँ ये मेरे पास है जेवलिन थ्रो का सर्कल, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है भाई? बाधा दौड़, तो इसका नाम मैंने दे दिया है हर्डल रेस। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा सर्कल है उसको नाम दे देते हैं हम लोग लॉन्ग जंप लंबी कूद, ठीक है भाई। चलो अब एक एक करके यहाँ पर इनको फिल करना पड़ेगा। फिल करते टाइम ध्यान क्या रखना है? तीनों में जो कॉमन होता है उसको सबसे पहले फिल कर दो, सवाल ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। तो एक जगह इसने कहा था कि 8 ने सभी खेलों में भाग लिया, तो 8 लोग तो तीनों सर्कल का ही कॉमन पार्ट आ गया। अब आप क्या करो? डबल डबल वाले को फिल कर दो। डबल डबल वाले में देखना जरा, इसने क्या कहा था कि 10 ने जेवलिन थ्रो और हर्डल रेस। जेवलिन थ्रो आपका ये हो गया, हर्डल रेस ये हो गई। इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है वो कौन सा है? ये वाला। इसकी वैल्यू कितनी है? 10। इस कॉमन पार्ट की वैल्यू 10 है। 8 यहां आ चुका है, तो इस पार्ट में कितना फिल होगा? आपका 2 फिल होगा। ये एक तरीका होता है कि जब भी कभी आपके पास ट्रिपल वेन डायग्राम बनते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल में पेशेंस की नीड होती है। हर लाइन को ध्यान से फिल करना है। पहले सेंटर को फिल करते हो, फिर डबल डबल वाले पार्ट को फिल करते हो, फिर ऑटोमेटिक जो बचा हुआ पार्ट है वो फिल हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। 24 ने क्या किया? लॉन्ग जंप और हर्डल रेस। लॉन्ग जंप का सर्कल ये, हर्डल रेस का ये। 24 लोग हैं, तो ये जो पार्ट है ये क्या है? हर्डल रेस और आपका जो लॉन्ग जंप है इसका कॉमन पार्ट है। इस कॉमन पार्ट में 24 आना चाहिए था, 8 आ चुका है, तो कितना बचा है यहाँ पर? 16 फिल कर दिया। और पीछे जाते हैं। 14 ने क्या किया? जेवलिन थ्रो के अंदर और लॉन्ग जंप में। ये आपका जेवलिन थ्रो का सर्कल, ये लॉन्ग जंप का। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इन दोनों गेम्स का कॉमन को रिप्रेजेंट करता है। कितने लोग हैं भाई? 14 है। 8 फिल हो चुका है, तो कितना फिल होगा आपके पास? 6 फिल होगा। चलो एक काम तो आपने कर लिया ये वाला। अब आ जाते हैं स्टार्टिंग से कि 40 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसके अंदर? लॉन्ग जंप के अंदर। 40 खिलाड़ी लॉन्ग जंप के अंदर, लॉन्ग जंप का सर्कल आपका ये। तो ये टोटल जो प्लेयर्स होंगे वो कितने होंगे? यहाँ पर 40 होंगे। भर कितने दिए भाई? 24 और 6 30। 40 का ये सर्कल है, 30 आपने भर दिए हैं, तो कितने बचे आपके पास? सिर्फ और सिर्फ 10 फिल हो गया। चलो 54 प्लेयर्स ने किस में पार्टिसिपेट किया है? 54 ने पार्टिसिपेट किया बाधा दौड़ हर्डल रेस। तो यहां देखो ये वाला जो सर्कल है आपका ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हर्डल रेस को। कितने आ चुके हैं भाई? 8 और 16, 24 2 26।
26 26 52 होता है, टोटल 54 भरने हैं, तो कितने और आएंगे यहाँ पर 28। कुल मिलाकर के प्लेयर कितने हैं आपके पास, 80 हैं। सारी की सारी वैल्यू 80 को रिप्रेजेंट करती है। अब आपके पास एक प्लेस और खाली बची हुई है, इसको भी फिल करना है। चलिए देखो कैसे तरीका होगा फिल करने का। ये सर्कल आपका रिप्रेजेंट किसको करता है, 54 को। 54, 6 ये आ गए, 60 और 10 ये 70, टोटल 80 है, तो यहां फिल हो गया आपका 10, लिखा जा सकता है। ध्यान रखना हमेशा ही वेन डायग्राम के जो सवाल होते हैं उनकी कैटेगरी देखा जाए तो क्या है, वेरी इजी, कि किसी बच्चे ने अपने जीवन में गिन के भी 5 सवाल कर रखे हैं वेन डायग्राम के, उसके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, हड़बड़ाहट करने की कोशिश करोगे ट्रिपल वेन डायग्राम के अंदर, बिना वेन डायग्राम बनाए सवाल सोल्व नहीं होंगे। डबल के अंदर तो ऐसा है कि आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देंगे तो आपके सवाल इजी वे में सोल्व हो जाएंगे, वेन डायग्राम की नीड नहीं होती है। जैसे कई बार मैंने आपको पास्ट के अंदर भी सवाल ऐसे करवाए हैं कि डबल का ही वेन डायग्राम है, तो मैं कहता हूं कि डायग्राम क्यों बना रहे हो। ट्रिपल के अंदर क्या होगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले सेंटर को भरते हो, फिर डबल डबल के जो कॉमन पार्ट बनते हैं आपके 3 उनको फिल करते हो, फिर रिमेनिंग का पार्ट आपका ऑटोमेटिक फिल होना स्टार्ट हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कैटेगरी वेरी इजी है, लेकिन ट्रिपल वेन डायग्राम की डिमांड क्या है, आपको पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा। हड़बड़ाहट करोगे, एक भी पार्ट गलत रख कर दिया आपने तो सवाल तो गलत हो ही गया, टाइम भी तो किल हो गया आपका। चलो, केवल भाला फेंक वाले कितने लोग हैं आपके पास, तो मेरे ख्याल से ये कलर आपको दिख जाएगा। ठीक है, या ग्रीन वाला ले लेते हैं, चलो ये दिख जाएगा। केवल भाला फेंकने वाले, जेवलिन थ्रो, ओनली जेवलिन थ्रो, बाकी नहीं। ये जो सर्कल है ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, ये पूरा का पूरा सर्कल आपका रिप्रेजेंट करता है जेवलिन थ्रो को। लेकिन ओनली जेवलिन वाले कौन से हैं, सिर्फ ये 10 लोग हैं। बाकी ये जो 2 हैं जेवलिन के भी हैं, हर्डल के भी हैं। ये 8 क्या है, तीनों ही गेम के। ये 6 किसके हैं, जेवलिन थ्रो भी है, लॉन्ग जंप के। तो इसका मतलब 10 तो आना है। इसके हिसाब से आपका एक ये पार्ट और ये पार्ट सोल्व हो जाएगा कि 10 लोग तो पहले पार्ट में आएंगे, ऑप्शन ए और डी। अगर एक ही ऑप्शन में ऐसा होता तो हम क्या करते, तुरंत टिक मारते और आगे बढ़ जाते। हम क्यों दिमाग लगाएं बचे हुए पार्ट में। फिर देखना इसने क्या कहा, जेवलिन थ्रो और हर्डल रेस वाले बताने हैं, लेकिन लॉन्ग जंप के नहीं होने चाहिए। तो बात समझना जरा, जेवलिन और हर्डल, जेवलिन थ्रो आपके पास आ गया, हर्डल रेस आपके पास आ गया। इसके अंदर कितने लोग हैं, ये वाले। लेकिन उसने कहा कि ये लोग वो नहीं होने चाहिए जो कि किसके पार्ट हैं, लॉन्ग जंप के। तो लॉन्ग जंप का ये वाला सर्कल है आपका, और आपको इसमें से बताना था। तो ये 8 लोग तो नहीं आएंगे, कितने बचेंगे आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट रिजल्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 और 2। ठीक है, वेन डायग्राम में टाइम लगता है, लेकिन एक ही बार में सवाल सोल्व हो सकता है। कैटेगरी इसकी मैं मैथ्स के हिसाब से वेरी इजी में कंसीडर करता हूँ। पेशेंस की यहाँ पर हाईली डिमांड रहती है। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे, जल्दबाजी करेंगे, एक पर्टिकुलर पार्ट भी आपने गलत फिल कर दिया, इसका मतलब आपका टाइम तो किल हुआ ही हुआ है, सवाल और सोल्व नहीं होगा। चलो भाई, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगले सवाल की बात करते हैं, देखना जरा क्या कहा है इसने। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से इसको आप करें सोल्व। चलिए भाई, देखो क्या कहा इसने कि 2 सिलेंडर, 2 आपके पास सिलेंडर है, ए और बी के व्यास, 2 बेलन है, ए और बी के व्यास क्रमशः क्या है, 4:1। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो रेशियो आपका डायमीटर का होता है, डायमीटर 1 और डायमीटर 2 का रेशियो मैं लूँ तो डायमीटर 1 क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस 1। रेशियो में फिर मैं क्या लिखूंगा, डायमीटर 2 ट्वाइस ऑफ रेडियस 2। तो जब सोल्व करोगे तो R1 रेशियो में R2 निकल के आएगा। एक तो कॉमन सेंस वाली बात इतनी सी थी कि जो आपका डायमीटर का रेशियो होता है, जो व्यास का होता है,
वही रेशियो रेडियस का होता है। और ये बात मैंने अलग तरीके से भी प्रूफ करवाई थी कि यही रेशियो आपकी सरकमफेरेंस का भी मेंटेन रहता है, क्योंकि उसमें भी क्या आएगा 2πr1 2πr2 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक तो इसमें बहुत छोटी सी बात काम कर रही है, मेरे ख्याल से इसको अलग से मतलब अलग से कुछ सोल्व करने की नीड नहीं थी। डायमीटर का रेशियो दे रखा है, वही आपका रेडियस का हो गया। यदि सिलेंडर ए का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका जो इसने कहा है लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर बी से दुगुना है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। ये बात अच्छे तरीके से हमें पता है, तो इसका मतलब इस पर हमें दिमाग लगाने की नीड नहीं है। दूसरी बात पर आ जाओ। दूसरी बात आपकी क्या हो गई, देखना जरा। सिलेंडर ए और बी की चर्चा कर लेते हैं। एक आपके पास सिलेंडर ए है, एक आपके पास बी है। लेटरल सरफेस एरिया क्या लिखोगे, 2π रेडियस 1, रेडियस 1 कितनी है आपके पास 4, इसका 2πr1 इंटू में इसकी हाइट लिखोगे h1, 2πr(h) होता है ना लेटरल सरफेस एरिया। ऐसे ही दूसरे के लिए क्या लिखोगे, 2π रेडियस कितनी है 1 और हाइट मान ली s2। और यहाँ से क्या कह रहा है कि a का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल b से डबल है, तो b का अगर आप 1 मानते हैं तो a का कितना हो जाएगा आपके पास 2। इसे सोल्व करोगे तो 2π वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया। h1 अपॉन में s2 की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो देखना ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 1 बचा है, ये 2 मेंटेन हुआ, 2 नीचे चला गया। तो इनकी हाइट का रेशियो आपने निकाल लिया, यहाँ से क्या हो जाएगा 1:2। वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम लिखा क्या जाएगा भाई, पाई r² इंटू में h। वही बात याद आ रही है ना आपको, बेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, एक सर्कल के जैसा होगा। बेस एरिया πr² इंटू में हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आपको पता है पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो सीधे सीधे क्या लिखना था, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 4 है, 4 का स्क्वायर 16, रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर 1। फिर हाइट, पहले की हाइट आपके पास कितनी आ गई 1, दूसरे की हाइट 2, तो हाइट तो एज इट इज ही रखनी है 1:2। सोल्व करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 8:1। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं जिनमें आपको सुधार करना है, जैसे अगेन फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं थी, ये पार्ट अलग से सोल्व करने की नीड नहीं थी। साफ साफ पता चल रहा है जब वॉल्यूम लिखते हैं जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं उनको लिखने की नीड नहीं है। ये जो 2π है आपको पता है कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो आप क्या करें इसको भी अवॉइड करने का प्रयास करें। तो एग्जाम में जो आपका डील करने का तरीका होता है वो सीधे सीधे h आप निकालते, नीचे भी नहीं लिखना था। क्योंकि देखो मैं आपको क्यों टाइम इतना करवाता हूँ डिटेल के अंदर हर पॉइंट पर, मेरा रीजन समझना। मेरा विजन जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आज कर दिए, इनको करवा दिया, आपको एक PDF मिल जाएगी, उसके अंदर आप इनको फिर लगा करके देखेंगे सवाल सोल्व हो जाएंगे। नहीं, मैं देखता हूँ यहाँ आज हम लोग लर्निंग कर रहे हैं तो इसके 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने, इवन कुछ एग्जाम में तो 1 ईयर तक का भी गैप हो जाता है। तो बच्चा एग्जाम हॉल तक क्या ध्यान रख पाएगा। जैसे कई बार आप क्या देखते हैं कि ट्रिक 1 ट्रिक 2 ट्रिक 3, ठीक है, ऐसे पूरी मैथ्स को आपने मान लो ट्रिक के थ्रू पढ़ लिया। अब कोई पर्टिकुलर चैप्टर था उसके अंदर आपने 30 ट्रिक बना ली थी, तो चैप्टर के अंदर ट्रिक नंबर 27 मान लो आपको नहीं ध्यान आ रही है, जिस टाइप का सवाल आ रहा था, तो सवाल आपको छोड़ना पड़ेगा। क्या पूरी मैथ्स के अंदर आपने 200 भी ट्रिक अगर क्रिएट कर रखी हैं तो एग्जाम हॉल तक सोचिए, यहाँ सवाल करवाना, यहीं पर उसका फॉर्मूला या ट्रिक लिख देना बहुत इजी टास्क है। क्योंकि फॉर्मूले में क्या होगा, यहाँ से सवाल से वैल्यू उठाई, यहाँ पर पुट कर दी और आंसर आ गया, अब आप खुश हो गए। आप हमेशा ये विजन रखें कि जिस दिन आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे होंगे उस दिन आपका ब्रेन इतनी चीज़ों को याद रख ले जाएगा। तो इसलिए मैथ्स को आपको समझना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखिए, कैलकुलेशन माइंड में करिए, ट्रिक की आपको नीड ही नहीं है। बर्डन फ्री होकर एग्जाम हॉल में जाइए कि बिल्कुल आपको मैथ्स की समझ है। ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं जिनके अंदर 10 सेकंड 15 सेकंड बचते हैं, तो मैं इस पर क्यों इम्फेसिस देता हूँ, रीज़न ये है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जब सवालों को डील करते हैं या जिन बच्चों ने एग्ज़ाम को फेस कर रखा है वो एक बात अच्छे से जानते होंगे कि प्रेशर वहाँ पर कई बार एक्सट्रीम लेवल का आ जाता है।
और वहाँ पर जो आपने पढ़ रखा है ट्रिक तो छोड़ो, आपने जो ठीक ठीक कॉन्सेप्ट भी सीख रखे हैं वो भी अप्लाई नहीं कर पाते बच्चे। कुछ कुछ सवालों में ऐसा हो जाता है, तो वहाँ क्या करते हैं, एकदम ही जनरल तरीके से करने लग जाते हैं। तो कम से कम आप जनरल तरीके उनको भी तो बेहतर तरीके से सीखो। हर सवाल की आप आदत ही डाल लो कि अनवांटेड नहीं लिखेंगे, तो एग्जाम हॉल में अगर 70-80% सवालों में भी ये माइंड कैलकुलेशन वाली बात अप्लाई कर देंगे कि हर सवाल में 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड कैसे बचाए जाएं, तो आपकी एग्जाम सफल हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा विजन ये होता है कि मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ तो मेरे मन में ये विचार रहता है कि बच्चा जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठेगा, बात नंबर 1, क्या उसे ये सारी बातें याद रह जाएंगी, या हमने कुछ रटवाया, उसको समझाया है और बच्चे ने समझा है तो याद रहेगा। दूसरा, क्या हमने उसके अंदर ये आदतें डेवलप करवाई कि हर सवाल में से आपको 10-10, 15-15 सेकंड बचाने हैं। किस लिए कि अगर एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट और कैलकुलेटिव सवाल आए तो 5 सवालों से जो आपने 15-15 सेकंड के हिसाब से 1 मिनट, 1.5 मिनट बचाया है, उसको उस सवाल में इन्वेस्ट कर दें, जिससे कि वो सवाल हमारा सोल्व हो जाए। तो मुझे उम्मीद है आप इस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे। बाकी एक भीड़ है, वो भीड़ का तो क्या करें अब, खैर चलिए। आपके पास यहाँ पर टाइम है 30 सेकंड का। इम्पोर्टेंट सवाल में कंसीडर कर लेंगे, स्टार लगा लेना भाई, ट्राई करके देखो। चलिए भाई देखते हैं इस पर्टिकुलर सवाल को इसने क्या कहा। सवाल स्टार लगा लेना, इम्पोर्टेंट सवाल है। टाइम एंड वर्क का ये मान लो टाइम एंड वर्क नहीं, स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सवाल है। इस सवाल से भी इम्पोर्टेंट जो बात है वो है इसका मेथड, कि इस सवाल को जिस तरीके से हम लोग डील करते हैं। सवाल देखो, विल्सन हर दिन एक ही समय पर अपने दफ्तर के लिए निकलता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 2 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी औसत गति और उसके दफ्तर की दूरी ज्ञात करें, ये आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर काम की बात समझना, एक तो ये सवाल किस टाइप का है, आदमी यहाँ से गया और दूसरे केस में भी आदमी यहाँ से गया, दोनों ही केसेस में डिस्टेंस फिक्स है। इसके लिए आपको मैंने एक पैटर्न समझाया था, कौन सा, डेल्टा एस वाला। क्या लिखते हो आप, स्पीड 1 इंटू में स्पीड 2 अपॉन में क्या था, डेल्टा एस। इससे मल्टीप्लाई करते हो डेल्टा टी से, तो आपका क्या निकल के आता है, डिस्टेंस। ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर आपको 3 बातें ध्यान रखनी होती हैं। 3 बातें क्या, स्पीड एवरेज का फॉर्मूला, उसका अपना रीज़न है, क्योंकि स्पीड एवरेज को अगर आप रिलेट करवाना सीख गए तो कई सवालों के अंदर वो अच्छा खासा टाइम बचा देता है। दूसरा डेल्टा एस वाला, इसे मैं जैसे सीधे इसको डेल्टा एस ही बोल देता हूँ कि उसके नीचे आता है ये डेल्टा एस। ठीक है, ये तरीका क्यों, क्योंकि इस टाइप के सवाल एग्जाम ने कई पैटर्न के अंदर पूछे होते हैं, और अगर हम इसे रेशियो से करेंगे तो हमारा एक्सट्रीम टाइम किल होगा। ठीक है, एक आपका जो स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 बराबर √T2 अपॉन T1 का जो रिजल्ट निकलता है वो स्पेशल एक ही सवाल पर अप्लाई होता है। तो इसका मतलब मोटा मोटी स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर में 3 ही बातें होती हैं, जिनमें उस बात को, स्पीड एवरेज को और इस पैटर्न को बस आपको यूज करना सीखना होता है। जो बच्चा यूज करना सीख गया तो मेरा ये मानना है ये जो मुश्किल सवाल है इसके अंदर भी वो टाइम बचा लेता है। डील करें फिर इसको देखना। S1 S2 का मतलब क्या है, पहले केस में स्पीड कि पहले किस स्पीड से गया था, मान लो S1 से गया था। फिर S2 क्या, दूसरे केस की स्पीड। डेल्टा S क्या है आपका, स्पीड 1 और स्पीड 2 का क्या लिखोगे यहाँ पर, अंतर, ये लिखा जाएगा। डेल्टा T क्या है, पहले केस में जो टाइम लग रहा था और दूसरे केस में जो टाइम लग रहा था उनका अंतर। असल में आप देखोगे तो ये एक स्पीड से एक स्पीड कट जाता है, स्पीड इनटू में टाइम इक्वल्स टू में डिस्टेंस की ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो ध्यान रखते टाइम कुछ बच्चे अगर यूनिट का भी ख्याल रख दे
तो ये सवाल बड़ी ही आसानी से डील हो जाता है। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका, वो इम्पोर्टेंट है। पहले केस में स्पीड कितनी है भाई 5 किलोमीटर पर आवर, दूसरे केस में स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, दोनों स्पीड का अंतर आपको 5 दिख रहा है। अब टाइम का डिफरेंस समझना। देखो पहले केस में क्या कह रहा है कि 2 मिनट देरी से पहुंचता है, और दूसरे केस में क्या कह रहा है 4 मिनट आपका जल्दी पहुंच जाता है। अगर अंतर आप 6 मिनट सीधे नहीं देख पा रहे हैं तो बात को समझो कि ऑफिस में उसे नॉर्मल स्पीड से अगर चलता तो 10 बजे वो पहुंच जाता। पहले केस में कितने पर पहुंचा है 10:02, 2 मिनट देरी से। दूसरे केस में क्या कह रहा है 4 मिनट जल्दी, तो 10 बजे से 4 मिनट कम कर दो, 9:56 पर पहुंचा। तो आपको दोनों जो टाइम है उनके बीच का डिफरेंस लिखना है। 9:56 से 10:02 का टाइम का गैप कितना है 4 मिनट ये, 2 मिनट ये, 6 मिनट। 6 मिनट को घंटे में बदलना है तो 6/60 करोगे, 6 से 6 कट गया, कितना आ जाएगा 1/10। 5 से 5 खत्म, 10 से 10 खत्म, तो रिजल्ट 1 आया। और आपने स्पीड किस में लिया है किलोमीटर पर आवर में, टाइम किस में लिया है आर में, घंटे के अंदर लिया, तो रिजल्ट क्या आएगा किलोमीटर में। अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन होता तो हम लोग सीधे सीधे टिक मार के आगे निकल लेते, लेकिन 2 ऑप्शन में है। तो आपसे क्या पूछा, उसके दफ्तर की दूरी तो 1 किलोमीटर आ गई, समय पर पहुंचने के लिए उसकी गति आपको बतानी है कि वो टाइम पर पहुंच जाए, तो उसके लिए क्या है। तो क्या करने, देखो 1 किलोमीटर अगर वो 5 की स्पीड से जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा, तो उसे टाइम कितना लगेगा, टाइम लिखोगे आप डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसे अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 60 से गुणा कर दूंगा, तो ये कट गया, 12 मिनट का टाइम लग रहा है। 12 मिनट का टाइम लेता है तो 10 मिनट क्या करता है वो, 2 मिनट क्या होगा देरी से। मैंने क्या किया, डिस्टेंस मुझे 1 किलोमीटर मिल गई, मैं एक बार चेक करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वाली चीज़ भी तो फाइंड करनी है ना कि ओरिजिनल उसकी स्पीड कितनी है। डिस्टेंस तो आ गई, ओरिजिनल टाइम भी तो हमें चाहिए। या फिर क्या करो, वापस से इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो कंक्लूजन आएगा। खैर आसान भाषा में समझो, टाइम की आपको नीड है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1 किलोमीटर दूरी है, 5 की स्पीड से जाता है, 60 से गुणा कर दे क्योंकि ये तो 1/5 आ रहा है, तो 12 मिनट आ गया। 12 मिनट लेता है तो 2 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इसका मतलब एक्चुअल टाइम उसका कितना है 10 मिनट। तो एक्चुअल स्पीड अगर आपको यहाँ से चाहिए तो क्या कर दोगे, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस 1 किलोमीटर, टाइम 10 मिनट है, घंटे में बदलोगे अपॉन में 60, तो कितना आ जाएगा 0 से 0 1/6। तो ऊपर जा करके ये क्या बन गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक, तो ये एक सिंपल सा है, बड़ा ही चैलेंजिंग सा सवाल होता है अगर आप रेशियो के चक्कर में पढ़ते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर है, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 बातें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे ऑल ओवर मैं कंक्लूजन लिखूं, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में सिर्फ एक फॉर्मूला है। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम के अंदर 3 बातें हैं जिनमें 2 काम के फॉर्मूले हैं आपके। अगर सीआई और एसआई के अंदर हम लोग देखें तो मेरे ख्याल से पूरे सीआई एसआई के अंदर अंडरस्टैंडिंग के अलावा कुछ भी नहीं है, या फॉर्मूला कहोगे तो एक एसआई का फॉर्मूला एक सीआई का फॉर्मूला है, 2 ही चलते हैं। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के अंदर कोई खास नीड नहीं है, बस एक ऐसा पैटर्न बनता है जहाँ सेलिंग प्राइस सेम होती है तो x² का जो लॉस होता है वो बात थोड़ी सी याद रखने वाली है, बाकी उसमें नीड नहीं पड़ती। एवरेज के अंदर बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट सीखना है। रेशियो के अंदर आपको जब प्रपोर्शन आप निकालते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से, मिड प्रपोर्शन ये वाले फोर्थ प्रपोर्शन, वहाँ जीपी अंडरस्टैंड करनी होती है, बाकी फॉर्मूला वहाँ भी नहीं है। मिक्सचर के अंदर एक फॉर्मूला आता है और इसके अलावा आपको एक FOF मेथड सीखना होता है। तो कुल मिलाकर के अगर कोई कायदे से पढ़ने वाला बच्चा है जो ये ट्रिक व्रिक नहीं पढ़ना चाहता, मैथ्स को समझना चाहता है, पूरी की पूरी अर्थमेटिक में आप जी जान भी डाल लेंगे तो भी आप मुझे 15 बातों से ज़्यादा बातें ढूंढ के नहीं बता सकते। 15 बातों से ज़्यादा बातें है ही नहीं। ये क्यों ध्यान रख रहे हैं कि भाई अगर इस टाइप का एटीट्यूड ले लेंगे सर मैं तो अर्थमेटिक में फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूँगा, तो इस सवाल में रेशियो अप्लाई करोगे, टाइम किल करोगे, ऐसा एटीट्यूड नहीं लेकर जाना। क्या फ़र्क पड़ता है, 15 बातों को इतनी बार घिस लो, सवालों में अप्लाई करना सीख लो कि नॉर्मल लगे, 15 है भी नहीं पूरी सी। ठीक है,
तो असल में आपको मेरे ख्याल से कायदे से आप प्रैक्टिस करते हो 5 बातें मुश्किल से आपको मिलेंगी, क्योंकि बाकी बातें बेसिक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही होता है, ठीक है, x² का पैटर्न आपको पता ही होता है। तो गिनी चुनी 5 बातें हैं जिनके दम के ऊपर आपको अर्थमेटिक को चलाना होता है और साथ में आपको डेवलप करना है अंडरस्टैंडिंग। चलिए भाई अगले सवाल की बात करें तो 30 सेकंड का अगेन आपके पास टाइम है, ट्राई करें जल्दी से जल्दी। चलिए भाई देखते हैं क्या कहा। 3 बहनों की उम्र निरंतर अनुपात में है। अगर दूसरी बहन की उम्र 12 साल है और अन्य 2 की उम्र में 7 साल का अंतर है तो सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या है? तो एक की एज तो कितनी हो गई 12, ठीक है भाई। अब दूसरे नंबर की है, एक की एज कम होगी, निरंतर अनुपात के अंदर है, मतलब छोटी बड़ी बड़ी या फिर बड़ी छोटी छोटी, तो ये 12 साल वाली तो एकदम बीच में आनी है। एक बहन की उम्र इससे बड़ी आएगी, एक बहन की उम्र इससे छोटी आएगी, ठीक है। इनका गैप कितना है? 7 साल का। किसका? इस वाले का और इस वाले का जो गैप है वो 7 साल का है। अब इस गैप को फिल कैसे करें? कई तरीके हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि इस गैप को फिल करने के लिए 12 से 4 बढ़ा दो, इधर बढ़ गया। 12 से 4 आप अगर बढ़ा दोगे यहाँ पर तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? 16, ठीक है भाई। 12 से अगर आपने 4 को बढ़ा दिया तो ये 16, और फिर 3 कम कर दोगे तो ये कितना बन गया आपके पास? 9 बन गया। तो 9 और 7 16, एक गैप मेंटेन हो गया। एक तरीका क्या हो सकता था 12 के अंदर 3 ही बढ़ाते, 15, तो यहाँ पर आपको कितना 4 कम करना पड़ता, तो ये कितना आ जाता है आपके पास? 8। 8 और 7 15, वो वाला गैप भी आपका मेंटेन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या कहा कि एक तरीका ये भी हो सकता था, 12 के अंदर आप 2 बढ़ा देते तो ये 14, ये 12, तो यहाँ पर आपको 5 कम करना होता तो ये कितना आता? 7। 7 और 7 का ये गैप आपको 7 मेंटेन करना है। तरीका सीख रहे हैं हम लोग। तो अगर आप इसे 12 लेंगे तो अगला 13 भी ले सकते हो, लेकिन ये वैल्यू कितनी होती है? 6, ठीक है। अब इनका एक रेशियो मेंटेन होना चाहिए। रेशियो मेंटेन होने का मतलब क्या है? जो पहली और दूसरी बहन की एज का रेशियो है, जो पहली बहन और दूसरी बहन का है वही का वही रेशियो आपका मेंटेन किसका होना चाहिए? सेकंड और आपका थर्ड का, ठीक है। तो डील करने के कई सारे तरीके थे, ये वाला है। इसके अंदर अगर हम लोग ट्राई करते तो देखो पहली और दूसरी का जो रेशियो है वो 3 और 4 दिख रहा है, दिख रहा है। दूसरी और तीसरी का भी कितना है? 4 से काट दोगे, 3 और 4 जस्टिफाई है। अगर यहाँ पर मैं सोल्व करूँ तो देखो पहली और दूसरी बहन का 4 से काटोगे तो 2:3 मेंटेन है। यहाँ 3 से काटोगे तो 4:5 मेंटेन है। तो ये तो पैटर्न ही नहीं बन रहा है, सेम रेशियो कहाँ हुआ? 7 और 12 का अनुपात 7:12 होता है। 12 और 14 का लिखोगे तो 6 और 7 होगा, ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। 6 और 12 का रेशियो 1 और 2 होता है, लेकिन ये तो नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। और कोई संभावना होगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ी बहन है उसकी उम्र कितनी हो गई आपके पास? 16। एक तरीका और भी ट्राई कर लेते हैं, देखना। हम मान लेते हैं सबसे छोटी बहन की उम्र कितनी है? x, और इस बहन की कितनी है? 12। तो जो रेशियो x और 12 का है वही रेशियो किसका हो जाएगा? 12 और सबसे बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन इससे कितनी ज़्यादा है? 7 साल ज़्यादा है, x + 7 कर दिया। सोल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? x इंटू में x + 7 आ गया, बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 12 12 144। अब कोई वैल्यू रखो x की जगह, जैसे आपने क्या रखा? 5 रखा। 12 को 5 से किया 60, नई बात बनी। 8 रख लो, 8 7 15 को 8 से करोगे 120, नई बात बनी। 9 रखोगे, 9 और 7 16 को 9 से करोगे 144, तो x की वैल्यू यहाँ पर 9 जस्टिफाई हो गई। बड़ी बहन की उम्र है x + 7, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा आपका? 16 लिखा जा सकता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, मतलब आप जस्टिफाई ऑप्शन के थ्रू भी करवा सकते हैं, और भी चेंज कर सकते थे आगे, इसको 17 लिख देते, ये लिख देते, इसको 18 लिख देते। तो एक तरीका तो ये है कि अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है,
दोनों बातों को समझना। एक तरीका तो ये है कि अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ऑप्शन के थ्रू कि मैं फॉर्मूला वगैरह या रेशियो वगैरह काम में नहीं लूँगा, तो एक बहन की उम्र 12 साल हो गई है, दूसरी की 18 रखोगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, क्योंकि 7 का अंतर भी तो मेंटेन करना है। तो 11 और 12 का रेशियो तो 11-12 ही, 12-18 का नहीं मेंटेन होगा, सवाल गलत। फिर उसने रख रखा है 16 आप रखोगे तो 7 कम कर दोगे तो 9, इसका रेशियो 3:4 बना, इसमें 4 से काटोगे 3:4 बना, ये लो जस्टिफाई हो गया। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है सवाल के अंदर, तो एक बार आप कॉमन सेंस लगा करके ऑप्शंस का सहारा लें, उसके थ्रू भी हम लोग क्या है कंक्लूजन निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलो भाई आगे देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, टाइमर को एक बार हम लोग क्या करें स्किप कर देते हैं, क्योंकि वरना सेशन क्या थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, और सवाल हमने जितने भी डिसाइड किए वो सारे डिस्कस करेंगे। तो इस सवाल को मैं सीधे ही डिस्कस करवा रहा हूँ। क्या कहा, कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात 8:7 है, 20 वर्षों के बाद उनकी उम्र का अनुपात 13-12 होगा, उनकी उम्र के बीच का अंतर क्या है। तो कलाम की उम्र आपने क्या ले ली, यहाँ पर 8x ले ली, कलाम की उम्र आपने 8x ले ली, वेंकट की उम्र आपने 7x ले ली। 20 साल के बाद कितना हो गया, 13:12 हो गया, ये भी रेशियो था। इन दोनों उम्र का गैप आपको यहाँ पर लिखना होता है, कितना है, ये भी 20 साल बढ़ गया, ये भी 20 साल बढ़ गया। ये क्रॉस मेथड मैंने आपको एज में सिखाया था, और जनरल अप्रोच से ही हमने इसको निकाला था कि भाई उस तरीके से करोगे काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है, तो उस तरीके को छोड़ना है। ठीक है, तरीका वही था, 8x + 20 करते, 7x + 20 करते, 13:12 होता। तो एज चैप्टर को जरूर पढ़ लेना, एज चैप्टर को बस इसलिए पढ़ लेना क्योंकि आपको क्रॉस मेथड सीखना है। तो सर्च कर देना एज डाल करके, सीधे सीधे आपके सामने वीडियो आ जाएगा। सोल्व करने का तरीका, 13 × 7, 13 × 7 91x, 12 × 8 96x, दोनों का अंतर लोगे कितना आ जाएगा 5x, 12 गुणा में 20, 13 गुणा में 20 अंतर लोगे 20 कॉमन, 13 - 20 तो 12 आपके पास कितना बचेगा 1, ये वैल्यू आ गई। 5 से काटोगे कितनी 4, x का मान 4, दोनों के बीच का अंतर x ही तो है, तो इसका मतलब यही हमारा यहाँ पर क्या हो गया रिजल्ट। काम क्या करना है, सर्च करना है एज चैप्टर, क्रॉस मेथड सीख लो, पूरे चैप्टर का तोड़ निकल के आ जाएगा यहाँ पर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं। क्या कहा कि 10 व्यक्तियों की जो आयु है आपकी, 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 साल की वृद्धि होती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर जिनकी आयु 23 और 25 साल है 2 नए लोग आते हैं, 2 नए लोगों की औसत आयु कितनी होगी। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, मैंने पीछे भी चर्चा की थी कि बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट आपको सीखना होता है। डील करने का तरीका बड़ा आसान है। क्या करोगे, 2 लोग आए, किनके स्थान पर, इनके स्थान पर, ये लोग चले गए, तो इनकी कंबाइंड एज कितनी है 20 23 25 48, 48 साल के लोग ग्रुप से बाहर चले गए। अब अंडरस्टैंड करना, अगर 48 साल के ही लोग 48 ईयर्स के ही लोग ग्रुप के अंदर आ जाते तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता, तो आप कहते कि सर कोई फर्क नहीं पड़ता। 48 ईयर्स के 2 लोग थे, बाहर चले गए, 48 के ही वापस आ गए ग्रुप पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब, जब इतनी एज वो लोग अपने साथ लेकर आए। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा कि 3 साल की वृद्धि हो जाती है, तो इसका मतलब इनके पास कुछ एक्स्ट्रा एज भी तो रही होगी, एक्स्ट्रा एज रही होगी। ये लोग ग्रुप में आए, 48 लेकर आते तो ग्रुप पर नील इम्पैक्ट पड़ता, वो का वो मेंटेन रहता एवरेज। लेकिन ग्रुप के अंदर जिसमें ये खुद भी शामिल है, टोटल 10 लोग हैं, सबकी एज 3 बढ़ी, तो इनके पास एक्स्ट्रा एज कितनी थी 10 गुना में 3 30 साल। तो इन दोनों लोगों के पास कंबाइंड जो एज है वो 40 30 70 78 है। एवरेज एज पूछिए इन दोनों की, ये तो टोटल है, ऊपर वाली 2 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 39 ईयर्स। तो ये वो तरीका है बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट का। टोटल वाले मेथड में बहुत टाइम लगता है, मेरे हिसाब से इस सवाल को आप वर्बली डील कर सकते हैं। चलो भाई अगले सवाल के अंदर इसने क्या कहा देखना जरा,
कि इसने आपसे कहा कि 6% का कितना प्रतिशत है? 5% है। इस सवाल को इम्पोर्टेंट, इसमें ना तो कोई कैलकुलेशन है ना इसमें कुछ और काम है, लेकिन इस सवाल की जो लैंग्वेज है वो अपने आप में इसे इम्पोर्टेंट बनाती है। क्योंकि बच्चा सोचेगा यार 6% का कितना प्रतिशत 5% है, क्यों तनाव ले रहे हो? अगर आपको ये कह देता कि 6 रुपए का कितना प्रतिशत 5 रुपए है, कोई फर्क पड़ता? आपको कह देता कि 6 लीटर का कितना प्रतिशत 5 लीटर है, कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रतिशत यूनिट है, 2 यूनिट का कंपैरिजन कर दिया। 6% का कितना परसेंट? 5% है। किसका पूछा है भाई? 6% का। क्या पूछ रहा है? 5%। ये तो पार्ट में लिख दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई बाई 100। तो कोई स्ट्रेस लेने वाली बात थी ही नहीं, परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया। 500 में 6 का डिवीजन करोगे, कितनी बार चला गया? 8 6 48, 6 3 18 और फिर 2 बचा, तो ये बन गया 1/3। 83 1/3 को आप लिख सकते हो 83.33%। ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना था। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है तो पेपर डिस्कस करने का यही तो फायदा होता है ना अलग अलग एग्जाम के, कि आपको पता लग जाता है कि छोटे से सवाल में भी एग्जामिनर आपको, मतलब एक बार के लिए बच्चा सोल्व हो जाएगा, लेकिन 10 सेकंड 15 सेकंड हो सकता है वो सोचने पर विचार मजबूर हो जाए कि यार कहीं सवाल तो गलत नहीं है, कहीं ऐसी गड़बड़ तो नहीं कर दी है। ठीक है, चलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको। देखो क्या कहा अगले सवाल में। अगले सवाल में आपसे कहा अर्जुन 8,000 रुपये मूल्य का एक मोबाइल खरीदता है और अप्रिम ना होकर के इसको लिख लेना भाई अग्रिम। ठीक है, अग्रिम राशि के रूप में 3,500 रुपये का भुगतान करता है। कैश पेमेंट कर दिया उसने, बाकी 18 महीने के बाद करेगा, जिस पर 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन के लिए उसके अदा की गई कुल राशि ज्ञात करें। देखो सीधी सी बात है, 3,500 रुपये दे दिए हैं तो ड्यू कितने छोड़े हैं इसने? 4,500 रुपये। तो 18 महीने के बाद उसे क्या करना होगा? 4,500 देने होंगे। 3.5 वो दे चुका है, 8,000 तो वो दे ही देगा। एक्स्ट्रा क्या देगा? इसके ऊपर जो ब्याज बनेगा वो एक्स्ट्रा है। तो हम लोग सीधे ही ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं। 8,000 तो उसे वैसे भी देने थे, वो ब्याज एक्स्ट्रा देना है, तो सीधे सीधे 8,000 में जोड़कर आंसर बता देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू में टाइम। 18 महीने 18/12 करोगे, 1.5 साल आ जाएगा, 3/2 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। परसेंटेज इसको ख़त्म कर देगा। इसे आप सोल्व करेंगे तो ये 4 बार कटा। 45 गुणा 2 गुणा 2 90 गुणा 45 गुणा 2 90 गुणा 2 180 को 3 से किया तो 540 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो फाइनली क्या होगा? आपको पे करना होगा 8,540 रुपये। ठीक है, ऐसा ही को हम लोग ऐसे डील कर देते हैं सीधे सीधे, कोई समस्या वैसे ही नहीं आती है। देखो एक परम्यूटेशन का आपके पास सवाल है। क्या कहा इसने यहाँ पर? आपसे कह रहा है कि 0 से 9 तक की संख्याओं को इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 5 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। तो पहले मैं बना लेता हूँ एक बॉक्स, जिस तरीके से हमने पीछे भी सवालों को डिस्कस किया है। 5 नंबर आपको बनाने हैं, तो 1 2 3 4 और 5। अब एक छोटा सा कॉमन सेंस लगाना, 0 15 क्या है? कितने डिजिट का आपका नंबर है? तो आप कहोगे कि सर ये 2 ही डिजिट का है। रीज़न क्या है? इसका कोई औचित्य है नहीं 0 स्टार्टिंग में लगाने का, मतलब सबसे लेफ्ट साइड में लगाने कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका दिख रहा है 0 15 ना होकर वो 15 है। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पर आप 0 को फिल नहीं कर सकते। 0 से 9 तक आपके पास कितनी चॉइस है? 10 चॉइस है आपके पास, 0 नहीं फिल कर सकते। तो कितनी चॉइस बची आपके पास फिल करने के लिए? तो आप कहेंगे सर हमारे पास है 9 चॉइस। ठीक है, टोटल 10 में से 0 नहीं भर सकते थे, 9 में से किसी एक को चूज कर लिया, एक नंबर हट गया। अब तो 0 आ सकता है ना भाई, अब तो आ ही सकता है। जैसे 105 लिखूं तो ये तो है ही 3 डिजिट का, बीच में आने से तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, कंसीडर ही करेंगे। टोटल आपके पास 10 चॉइस थी, एक भर दी। अब आपके पास कितनी चॉइस बची है? 9, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं करने हैं, डिजिट रिपीट नहीं करने हैं।
एक और भर दी, 2 भर गई, कितनी बची 8, 3 भर गई 7 बची, फिर 6 बची। इसको हमें क्या करना है, यहाँ से सोल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, यही तो तरीका था यहाँ पर। तो 9 गुणा 9 81 हो गया, 81 को 8 से करोगे तो 8 और 8 आपका 64, ठीक है भाई। 81 को 8 से किया, 8 वो मतलब यूनिट प्लेस पर 8 गुणा 8, फिर 64 कर दिया। इसको गुणा कर देते हैं हम लोग 7 से। इसको जब आप 7 से करोगे, 7 8 56, 7 4 28, 5 आपके पास 33, 7 6 42 और 3 आपके पास 45। इसको अब 6 से भी करना था, 6 गुणा 6 आपका 36, 18 में 3 जोड़ दिया आपने 21 आ गया, 30 में आपने 2 जोड़ा 32 आ गया, 24 में 3 जोड़ दिया 27 आ गया, ठीक है। ये हर बच्चा अपने हिसाब से करता ही है, तो आपका जैसा मन करे वैसे कर दो। ये पार्ट तो मैंने पूरा माइंड में कर लिया था, फिर 7 का किया मैंने, फिर मल्टीप्लाई 6 का किया, तो आपका ये रिजल्ट निकल के आ गया 27,216, ठीक है भाई। तो आज के सेशन के अंदर आपने देखे होंगे कई सारे हमने बेहतरीन सवालों को डिस्कस किया है। अब आपका काम क्या है भाई, आपका काम इतना सही है, कुछ ही टाइम के बाद आपको एक ऐसी PDF मिल जाएगी जिसके अंदर आप इन सारी की सारी चीज़ों को प्रिंट करवा ले जाएंगे। PDF कहाँ मिलेगी, PDF मिलेगी आपको वासु स्टडी IQ नाम से जो अपना टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर आपको ये PDF मिलेंगी। तो ये चैनल ज़रूर आप ज्वाइन कर लें, प्रिंट वाली भी प्रोवाइड हो जाएगी, और उसी के अंदर मैं लिंक भी डाल दूंगा कि किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर क्लास 7 के किसी पर्टिकुलर सवाल में डाउट है तो वो क्या करे, तुरंत वहाँ क्लिक करे और सीधे सीधे उस वीडियो पर पहुँच जाए, ठीक है। आपके एग्ज़ाम रिलेटेड अगर डाउट है तो आप वासु स्टडी IQ नाम से अपना जो टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें। कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, कोई चैप्टर नहीं मिल पा रहा है, तो भी आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, आपको आपका समाधान मिल जाएगा। किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने हैं तो इनके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको ये लगता है कि नहीं इधर ही मैसेज करेंगे, तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि भाई मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ सर, आपकी ये वाली सीरीज़ मेरे लिए कितनी बेनिफिशियल होगी। तो मेरा सीधा रिप्लाई उस बच्चे को ये होता है कि एक बार आप अपने जो प्रीवियस ईयर के अंदर सवाल पूछे गए हैं उनकी PDF मुझे सेंड कर दो, उसके बेसिस पर मैं आपको जज करके बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। सेशन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो एटलीस्ट इन्हें शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और कुछ और बेहतर कर सकते हैं कि सर गजब ही लग रहा है तो कम से कम इनको शेयर भी कर दें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।